हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफाइनाइट कोडिंग अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मल्टी मॉडलिटी के ऊपर है। ठीक है। तो मतलब जेन एआई में मल्टी मॉडलिटी को कैसे हम अचीव करेंगे। तो ये एक थियोरेटिकल डिस्कशन होने वाला है। इसमें हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, प्रैक्टिकल हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। लेकिन प्रैक्टिकल को जाने से पहले हमें पहले उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि मल्टी मॉडलिटी होता क्या है और हमें उसका ज़रूरत क्या है। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ। आज का जो टॉपिक है मल्टी मॉडलिटी। ओके, जस्ट मिनट। मल्टी मोडालिटी। ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेएनआई में हमने जितने भी अभी टॉपिक डिस्कस किए हैं तो उनमें से ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको नहीं सीखेंगे तो हमारा जो एलएलएम का जो काम करने का जो तरीका है ना वो लिमिटेड हो जाएगा। फिर हम उससे वो सारा चीज़ नहीं कर पाएंगे जो आज के एरा में जो जेएनआई एप्लीकेशन है, जैसे चार जीपीटी हो गया या जेमिनी हो गया, तो उस लेवल का जो एप्लीकेशन अगर हमें डेवलप करना है तो हमें मल्टी मॉडलिटी के बारे में सीखना चाहिए। अगर मल्टी मॉडलिटी हम नहीं सीखेंगे तो हम उस लेवल का एप्लीकेशन हम नहीं बना पाएंगे। क्यों क्यों नहीं बना पाएंगे वो हम थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो पहले ये जो मैंने टाइटल डाला है मल्टी मॉडलिटी, पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो इसको एक काम करो, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये कंपाउंड वर्ड है, एक है मल्टी और दूसरा और एक है क्या, मॉडलिटी। हम इसको अलग अलग करके समझेंगे कि क्या मतलब है। मल्टी का मतलब क्या है, ये एक सिंपल इंग्लिश है, राइट। मल्टी का मतलब है मैनी, मतलब मोर देन वन। ओके। तो फिर मॉडलिटी का मतलब क्या है, मॉडलिटी का मतलब है डाटा टाइप्स। तो इसका मतलब क्या है, मैनी डाटा टाइप्स, मतलब मोर देन वन डाटा टाइप्स। इसका मतलब है मॉडलिटी का मतलब है डाटा टाइप्स, और मल्टी का मतलब है मैनी, मतलब मोर देन वन डाटा टाइप्स अगर है इसका मतलब वो है मल्टी मॉडलिटी। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई आपका एप्लीकेशन अगर वो मोर देन वन डाटा टाइप को सपोर्ट कर रहा है तो मतलब वो मल्टी मॉडल एआई एप्लीकेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि मोर देन वन डाटा टाइप्स, तो मतलब किस टाइप का डाटा की बात हो रहा है। इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी इमेज, इट कैन बी ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा। ठीक है। मोर देन वन डाटा टाइप्स मतलब ये जो डाटा टाइप्स मैं बोल रहा हूँ, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा। अगर मोर देन वन डाटा टाइप को आपका एप्लीकेशन सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब आपका जो जेन एप्लीकेशन है वो मल्टी मॉडल एआई है, वो मल्टी मॉडल एआई को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टी मॉडलिटी। तो मल्टी मॉडलिटी का सिंपल मतलब क्या हुआ, कोई भी जेन एप्लीकेशन अगर वो मोर देन वन डाटा टाइप को एज एन इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब वो एप्लीकेशन क्या है, मल्टी मॉडल एप्लीकेशन है। बस यही है और कुछ नहीं है। तो हमने जो अभी तक जितने भी एप्लीकेशन बनाया है, एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन, जो हमने बहुत सारे एप्लीकेशन बनाया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो था जो डेमो वन डेमो टू, तो ये सब क्या था, ये मल्टी मॉडल नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इतने सारे जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को एज एन इनपुट ले रहा था। तो इसलिए ये मल्टी मॉडल नहीं है। अगर ये मल्टी मॉडल नहीं है तो ये क्या है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ये सिंगल मॉडल, या मतलब यूनि मॉडल भी हम बोल सकते हैं। यूनि मॉडल मतलब अगर कोई एप्लीकेशन जो एक टाइप का डाटा को एज एन इनपुट लेता है उसको हम बोलते हैं यूनि मॉडल। तो वो जो वन टाइप का डाटा है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब या तो ये टेक्स्ट को लेगा, या फिर ये इमेज को लेगा, या फिर ऑडियो को लेगा, या फिर वीडियो, मतलब किसी एक को एज एन इनपुट लेगा। मोर देन वन टाइप को एक साथ नहीं प्रोसेस कर सकता है। लेकिन मल्टी मॉडल में क्या है, ये जो टेक्स्ट इमेज ऑडियो है ना ये सबको एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अगर सबको एक साथ प्रोसेस कर पा रहा है तो वो हो गया मल्टी मॉडल। अगर सबको एक साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, किसी एक को भी प्रोसेस कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे यूनि मॉडल। तो हमने जो अभी तक जितने भी एप्लीकेशन बना के देखे थे वो सारे के सारे यूनि मॉडल के अंदर आता है। और यूनि मॉडल में वो किसके अंदर आता है, वो टेक्स्ट बेस्ड है। ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ टेक्स्ट को ही सपोर्ट करता था, मैं उसको और कुछ नहीं दे सकता था। टेक्स्ट के अलावा हम उसको ऑडियो नहीं दे सकते या फिर इमेज भी नहीं दे सकते। ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, वो यूनि मॉडल है। और यूनि मॉडल में किसके अंदर आ रहा है, टेक्स्ट बेस्ड एआई। ठीक है। तो मल्टी मॉडल एआई और यूनि मॉडल एआई के बीच में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता लग गया होगा। यूनि मॉडल एआई मतलब जो एआई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा टाइप को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम कहेंगे यूनि मॉडल। और जो एआई सिस्टम मोर देन वन डाटा टाइप को एज एन इनपुट लेता है उसको हम कहेंगे मल्टी मॉडल। तो मल्टी मॉडल को जाने से पहले यूनि मॉडल के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या है और किस टाइप का। जैसे मैंने बताया कि जो हमने जो अभी तक एप्लीकेशन बिल्ड किए हैं तो वो सारे के सारे यूनि मॉडल के अंदर आते हैं। और यूनि मॉडल में भी वो किस में आता है, टेक्स्ट बेस्ड एआई में। ठीक है। तो और एक चीज़ जो डाउट होता है, मतलब बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको वो क्या समझते हैं कि यूनि मॉडल एआई मतलब वो टेक्स्ट बेस्ड है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एज एन इनपुट लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट अगर एज एन इनपुट लेता है तो वो यूनि मॉडल एआई है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। मतलब यूनि मॉडल एआई का डेफिनेशन क्या है कि वो सिर्फ एक टाइप का इनपुट को एज एन इनपुट लेगा। तो टेक्स्ट बेस्ड एआई इज ए पार्ट ऑफ यूनि मॉडल एआई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर यूनि मॉडल एआई टेक्स्ट बेस्ड होगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन है, सपोज मान लो ये मेरा जेन एआई एप्लीकेशन है।
ठीक है, जो क्या करता है सिर्फ और सिर्फ इमेज एज एन इनपुट लेता है, सिर्फ और सिर्फ इमेज। तो ये क्या हुआ, ये भी एक यूनिमॉडल हुआ। ये टेक्स्ट नहीं ले रहा है, ये ऑडियो भी नहीं ले रहा है, ये वीडियो भी नहीं ले रहा है, लेकिन ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये सिर्फ इमेज एज एन इनपुट ले रहा है, तो मतलब वो भी यूनिमॉडल है। तो यूनिमॉडल का मतलब यही है कि अगर एक इनपुट को एज एन मतलब कोई एक टाइप का डाटा अगर एज एन इनपुट वो ले रहा है तो वो हो गया यूनिमॉडल। ठीक है, तो कुछ लोग मैंने देखा है कि वो क्या सोचते हैं कि अगर कोई जेन एप्लीकेशन इमेज को एज एन इनपुट ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ इमेज को, मतलब वो मल्टी मॉडल हो गया। नहीं, मल्टी मॉडल सिर्फ तब कहलाएगा अगर वो इमेज के साथ साथ कुछ किसी और इनपुट को भी प्रोसेस कर रहा है, तब वो बन जाएगा मल्टी मॉडल। अगर सिर्फ एक, सपोज मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जो सिर्फ वीडियो एज एन इनपुट ले रहा है, सिर्फ वीडियो के अलावा और उसको कुछ भी समझ में नहीं आते, तो वो क्या होगा, वो यूनिमॉडल ही होगा, वो मल्टी मॉडल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको वीडियो के अलावा कुछ समझ में आता नहीं है। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो सिर्फ ऑडियो समझता है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो, ना तो वो टेक्स्ट समझ सकता है, ना तो वो इमेज समझ सकता है, ना तो वो वीडियो समझ सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, ऑडियो के अलावा कुछ भी नहीं, तो मतलब वो क्या हो गया, वो यूनिमॉडल हो गया। ठीक है, तो यूनिमॉडल का मतलब यही है कि जो सिर्फ वह एक टाइप का जो इनपुट है उसको ही प्रोसेस कर पाएगा, उसके अलावा वो किसी और को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो वो हो जाएगा यूनिमॉडल एआई। ठीक है, जैसे मान लो कोई मैंने, अगर मान लो मैंने कुछ इमेज क्लासीफायर बनाया, ठीक है, कोई इमेज क्लासीफायर मॉडल मैंने बनाया। इमेज क्लासीफायर मॉडल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इमेज को एज एन इनपुट लेते हैं। मतलब हम उसको कोई इमेज देते हैं, फिर वो बताता है कि वो इमेज में क्या है। अगर मान लो वो मैं उसको कोई कैट का इमेज दिया तो वो बोलेगा कि ये कैट है, अगर उसको कोई डॉग का इमेज दिया तो वो बोलेगा कि वो डॉग है। ठीक है, तो मैंने इनपुट तो उसको इमेज दिया, लेकिन आउटपुट किस में दे रहा है, आउटपुट दे रहा है एज ए टेक्स्ट। तो मतलब क्या ये मल्टी मॉडल हो गया क्या? नहीं, ये यूनिमॉडल ही है, क्योंकि यूनिमॉडल जो डिसाइड होता है ना, वो इनपुट के ऊपर डिसाइड होता है। आउटपुट वो चाहे टेक्स्ट दो, वीडियो दे, ऑडियो दे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इनपुट को देख के हम डिसाइड करते हैं कि वो यूनिमॉडल है कि यूनिमॉडल नहीं है। ठीक है, तो जो इमेज क्लासीफायर मॉडल है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इमेज क्लासीफायर मॉडल को आप टेक्स्ट नहीं पास कर सकते, या फिर आप ऑडियो उसको नहीं भेज सकते, तो इसलिए जो इमेज क्लासीफायर मॉडल है वो यूनिमॉडल के अंदर आता है। और जो टेक्स्ट बेस्ड एआई जो सिर्फ टेक्स्ट लेता है, जैसे मैंने बताया कि अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशन बिल्ड किए हैं वो सारे के सारे यूनिमॉडल है। और यूनिमॉडल में किसके अंदर आता है, टेक्स्ट बेस्ड एआई। तो क्या और कोई एग्जांपल है क्या टेक्स्ट बेस्ड एआई में? टेक्स्ट बेस्ड एआई का एग्जांपल अगर आप बात करोगे, जैसे जब हमारा चार जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब पहला वर्जन ऑफ चार जीपीटी, तो अभी के टाइम पे तो चार जीपीटी का बहुत सारे वर्जन है, 5.1 5.2 बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन भी आ गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब चार जीपीटी लॉन्च हुआ था, मतलब 2022 नवंबर में चार जीपीटी लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे जो चार जीपीटी था ना, वो यूनिमॉडल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो चार जीपीटी था उसको आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नहीं भेज सकते हो, टेक्स्ट के अलावा और कुछ नहीं भेज सकते। आप उसको टेक्स्ट में कुछ भेजोगे, वो टेक्स्ट में आपको आउटपुट देगा बस। मतलब वो जो चार जीपीटी था 2022 में, वो क्या करता था, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को एज एन इनपुट लेता था, टेक्स्ट के अलावा कुछ नहीं लेता था। मतलब वो जो चार जीपीटी था वो यूनिमॉडल का एग्जाम्पल था। आज के चार जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2022 जब चार जीपीटी लॉन्च हुआ, उसके बाद धीरे धीरे फिर उसमें इंप्रूवमेंट आया, फिर इमेज सपोर्ट करने लगा, ऑडियो सपोर्ट करने लगा। तो अभी के जो टाइम पे जो चार जीपीटी है वो यूनिमॉडल नहीं है, वो क्या है, वो मल्टी मॉडल है। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो चार जीपीटी है वो मल्टी मॉडल का एग्जाम्पल है, लेकिन जो चार जीपीटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब तो वो यूनिमॉडल का एग्जाम्पल था। और यूनिमॉडल में भी किसके अंदर, टेक्स्ट बेस्ड है। ठीक है, यूनिमॉडल में भी बहुत सारे वेरायटी है, टेक्स्ट बेस्ड एआई, इमेज बेस्ड एआई, ऑडियो बेस्ड एआई। तो टेक्स्ट बेस्ड एआई मतलब जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, और इमेज बेस्ड एआई मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इमेज को एज एन इनपुट लेता है। अगर ऑडियो बेस्ड एआई मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो को एज एन इनपुट लेता है। तो वीडियो बेस्ड एआई मतलब जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एज एन इनपुट लेता है। तो ये सारे के सारे यूनिमॉडल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो यही था। और कोई टेक्स्ट बेस्ड है, जैसे आपने सुना होगा ग्रामरली। ठीक है, एक ग्रामरली टूल है जिसमें वो ग्रामर, हम कोई एक टेक्स्ट देते हैं और उसमें वो ग्रामर करेक्शन करके हमें फिर देता है। ठीक है, तो ग्रामरली जो एप्लीकेशन है, आप सिर्फ उसको क्या टेक्स्ट नहीं भेज सकते और कुछ नहीं दे सकते। तो ग्रामरली क्या हो गया, एक टेक्स्ट बेस्ड एआई का एग्जाम्पल है, मतलब वो यूनिमॉडल का एग्जाम्पल है। उसका जो यूनिवर्सल नाम है यूनिमॉडल। यूनिमॉडल के अंदर फिर वो किस में आता है, यूनिमॉडल के अंदर फिर वो आता है टेक्स्ट बेस्ड एआई में। ठीक है, तो ये सारे के सारे यूनिमॉडल के एग्जाम्पल है। और बात करते हैं कि मल्टी मॉडल है, और बात करते हैं कि जो हमारा जो मेन टॉपिक है मल्टी मॉडल एआई। मैंने यूनिमॉडल एआई के बारे में थोड़ा बहुत इसलिए बताया क्योंकि मल्टी मॉडल एआई को जाने से पहले हमें पता भी होना चाहिए कि यूनिमॉडल एआई में ड्रॉबैक क्या था, प्रॉब्लम क्या था, हमें मल्टी मॉडल को इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो अब जो क्या है मल्टी मॉडल, तो अभी के टाइम पे जो चार जीपीटी है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टी मॉडल एआई का। क्यों? क्योंकि अब जो चार जीपीटी है ना, आप उसको इमेज भी दे सकते हो। चार जीपीटी में ऑप्शन होता है राइट, इमेज अपलोड करने का। आपको इमेज अपलोड किया और उस इमेज के बारे में अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर आपको उसको कोई ऑडियो देना है, या फिर आपने उसको कुछ टेक्स्ट दिया और आपने उसको बोला कि इमेज जनरेट करके दो, तो वो फिर इमेज जनरेट करके देता है। तो आज के जो चार जीपीटी है वो किसका एग्जाम्पल है, वो मल्टी मॉडल का एग्जाम्पल है। तो फिर मल्टी मॉडल एआई की जरूरत क्या है, आपको तो पता लग गया होगा क्यों क्यों जरूरी है। क्योंकि आज जो चार जीपीटी 2022 में आया था और आज के जो चार जीपीटी है 2026,
इन दोनों में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट। उस टाइम पे जो चैट जीपीटी था, ना तो हम उसको इमेज दे सकते, मतलब टेक्स्ट के अलावा कुछ नहीं दे सकते थे, तो वो कितना लिमिटेड था। हम उसमें हर चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लो कोई मेरे पास इमेज है, उस इमेज के ऊपर कुछ अगर क्वेश्चन मुझे पूछना होता तो मैं उस टाइम पे चैट जीपीटी को नहीं पूछ पाता, लेकिन आज के टाइम पे जो चैट जीपीटी है मैं उसको पूछ सकता हूँ। तो ये क्या करा, ये हमारा काम को आसान कर दिया, बहुत ईजी कर दिया काम को, राइट। तो इसलिए हमें मल्टी मॉडल एआई की जरूरत है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जितने सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मल्टी मॉडल ही होता है। हम यूनिमॉडल में उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। यूनिमॉडल में हमारा फिर जो उसका जो एबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा, हम हर चीज़ उससे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें मल्टी मॉडल एआई की जरूरत है। तो इसलिए हमें हमारा जितने सारे मॉडल्स थे, जो यूनिमॉडल मॉडल्स थे, उसको फिर मल्टी मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ा। मतलब चैट जीपीटी को फिर मल्टी मॉडल में हमें स्विच करना पड़ा, ठीक है। तो अभी भी उसके अंदर इंप्रूवमेंट चल रहा है, लेकिन जो पहले चैट जीपीटी था 2022 और आज के जो चैट जीपीटी है, उसमें तो बहुत फर्क है, ठीक है। तो इसलिए हमें मल्टी मॉडल एआई की इंपॉर्टेंस है, तो हमें मल्टी मॉडल एआई का इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर आप उसको यूजर को सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहे हो, तो फिर यूजर को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगे जो आपको वो शेयर नहीं कर पाएगा आपके एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो इसलिए हमें मल्टी मॉडल एआई को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर मल्टी मॉडल एआई को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हमें यूजर को हमारा जो एक्शन है वो लिमिटेड हो जाएगा। आप एक रियल वर्ल्ड में भी एग्जाम्पल देखो, अगर कोई आदमी मूवी देख रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्टली मल्टी मॉडल ही वहाँ पे कर रहा है, क्योंकि मोर देन वन एक्शन वहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ तो मैं विजुअल्स को एनालाइज कर रहा हूँ, प्लस वो जो ऑडियो जो डायलॉग्स है उसको भी मैं सुन रहा हूँ, प्लस अगर मान लो उस मूवी में कोई सबटाइटल्स है तो मैं वो सबटाइटल को भी रीड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मोर देन वन एक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो एक मल्टी मॉडल का एग्जाम्पल है ना। अगर मान लो कोई एक इंसान होता है जो सिर्फ उसको सिर्फ दिखाई देता है और कुछ नहीं कर सकता है वो, तो फिर उसका क्या हुआ, उसका वो यूनि मॉडल हो गया, तो वो हर चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको। अगर इनपुट को अच्छा से हमें समझना है, मतलब चार जीपीटी को अगर अच्छे से समझना है, तो हमें चार जीपीटी को क्या करना पड़ेगा, मल्टी मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा एलएलएम एप्लीकेशन का हमें मल्टी मॉडल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही था एग्जाम्पल, मतलब मल्टी मॉडल के बारे में कि हमें मल्टी मॉडल एक्चुअली होता क्या है। तो मल्टी मॉडल सिंपल है, अगर कोई जेएनएआई एप्लीकेशन मोर देन वन डाटा टाइप को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो मल्टी मॉडल है। और यहाँ पे डाटा टाइप का मतलब है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा, मतलब कुछ भी अगर मोर देन वन एक साथ मतलब वो प्रोसेस कर पा रहा है, तो वो क्या बन गया, वो बन गया मल्टी मॉडल एआई। तो फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे कैसे, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल को जाने से पहले मुझे थोड़ा बहुत आपको बताना होगा कि मल्टी मॉडल एआई बैकग्राउंड में काम करता कैसे है, और कैसे काम कर पा, कैसे वो इंप्लीमेंट कर पा रहा है मोर देन वन टाइप को एक साथ। अगर एक टाइप का डाटा है तो वो तो ठीक है, वो तो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे वन टाइप अगर इनपुट पास करना है, अगर टेक्स्ट पास करना है तो वो कैसे पास करना है, वो तो हमने देख लिया। लेकिन अगर मोर देन वन डाटा टाइप हमें एलएलएम को भेजना है, तो एलएलएम उसको प्रोसेस कैसे करेगा, कैसे डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को वो इंटरप्ट करेगा, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा बहुत पहले देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बताता हूँ कि मल्टी मॉडल जो है उसका पाइपलाइन क्या है। मल्टी मॉडल पाइपलाइन मैं बस थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बैकग्राउंड में होता क्या है। अगर मान लो मैंने एक इमेज दिया, मतलब ऐसे इमेज दिया, ये एक इमेज है, और मैंने उसको बोला कि डिस्क्राइब दिस इमेज, ठीक है। ये मैं किसको दिया, ये मैंने दिया कोई भी एलएलएम को, कोई भी एलएलएम मॉडल को मैंने दिया इमेज, और उसके साथ मैंने टेक्स्ट दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने दो अलग अलग टाइप का डाटा पास किया, एक ये इमेज टाइप का डाटा है और ये किस टाइप का डाटा है, ये टेक्स्ट टाइप का है। तो मतलब मैं मोर देन वन डाटा टाइप पास किया, मतलब ये क्या हुआ, ये मल्टी मॉडल हो गया। लेकिन ये बैकग्राउंड में इसको एलएलएम हैंडल कैसे करेगा, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ये क्या होता है जी, जब भी कोई हम इमेज या कोई मल्टी मॉडल अगर कोई इनपुट हम एलएलएम को देते हैं तो होता क्या है, तो हमारे पास बहुत सारे वेराइटीज के एनकोडर्स होते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके एनकोडर्स का नाम लिख रहा हूँ। एक है इमेज एनकोडर, या फिर इसको विजुअल एनकोडर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ पहले टेक्स्ट एनकोडर लिखता हूँ, टेक्स्ट एनकोडर CODER, देन जस्ट अ मिनट विजुअल एनकोडर, और तीसरा ऑडियो एनकोडर। मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, और भी एनकोडर है, मैं सिर्फ तीनों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट एनकोडर है, एक है टेक्स्ट एनकोडर, विजुअल एनकोडर, ऑडियो एनकोडर, ठीक है। नाम से आपको पता लग गया होगा कि कौन सा एनकोडर किसके लिए है। टेक्स्ट एनकोडर किसके लिए होगा, टेक्स्ट के लिए होगा। विजुअल एनकोडर किसके लिए होगा, इमेज के लिए होगा। ऑडियो एनकोडर किसके लिए है, ऑडियो के लिए है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने एलएलएम को मल्टी टाइप डाटा टाइप एज एन इनपुट दिया तो वो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जो हमारे पास जो मल्टीपल एनकोडर्स है, टेक्स्ट एनकोडर, विजुअल एनकोडर एंड ऑडियो एनकोडर, वो क्या करेगा, अगर कोई इनपुट में टेक्स्ट है तो वो किससे प्रोसेस होगा, वो टेक्स्ट से प्रोसेस होगा। अगर कोई इमेज है तो वो किससे प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होगा विजुअल एनकोडर से। तो मतलब वो काम डिवाइड हो जा रहे हैं,
ठीक है, मैंने एक इनपुट दिया, उसके बाद वो इनपुट को डिवाइड कर दिया जा रहा है कि किसको कौन काम कर, किसके ऊपर कौन काम करेगा। अगर कोई इमेज है तो उसको विजुअल एनकोडर को दे दो, अगर कोई टेक्स्ट है तो उसको टेक्स्ट एनकोडर को दे दो, अगर कोई ऑडियो है तो उसको ऑडियो एनकोडर को दे दो। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल एनकोडर्स होते हैं, तो जिनका काम सिर्फ स्पेसिफिक इनपुट के लिए है। इमेज एनकोडर का काम क्या है, इमेज के लिए है। इमेज एनकोडर मतलब वो जो विजुअल एनकोडर, ठीक है, इसको इमेज एनकोडर भी बोलते हैं। तो मैं जब भी अगर इमेज एनकोडर बोल रहा हूँ तो आप समझ लेना मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट एनकोडर क्या होता है, टेक्स्ट के लिए होता है। ठीक है, तो जब मैंने सपोज मान लो मैंने ऐसे पूछा, मैंने एक इमेज दिया और पूछा डिस्क्राइब दिस इमेज, तो क्या होगा, इसको उठाएगा इमेज एनकोडर, और इसको कौन उठाएगा, इसको उठाएगा टेक्स्ट एनकोडर। ठीक है, अब टेक्स्ट एनकोडर टेक्स्ट को समझेगा, इमेज एनकोडर इमेज को प्रोसेस करेगा, दोनों अलग अलग प्रोसेस होंगे। तो कैसे होगा, तो मान लो इमेज एनकोडर क्या करेगा, इमेज एनकोडर इमेज का इमेज एम्बेडिंग्स बनाएगा। ठीक है, इमेज एनकोडर इमेज का एम्बेडिंग्स बनाएगा, मतलब जो मैंने इमेज अपलोड किया होगा उसको पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज मान ऐसा है, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, ऐसा। ये जो बना ना, इसको बोलते हैं एम्बेडिंग्स। ठीक है, तो समझ लो इमेज ने क्या करा, इमेज ने इमेज का इमेज एम्बेडिंग्स बना दिया। तो सिमिलरली टेक्स्ट क्या करेगा, टेक्स्ट क्या करेगा, टेक्स्ट का एम्बेडिंग्स बनाएगा। सपोज मान लो ऐसे टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। ये किसने करा, ये टेक्स्ट एनकोडर ने करा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टेक्स्ट एनकोडिंग। तो इमेज ने क्या करा, इमेज ने इमेज एम्बेडिंग्स बनाया, सॉरी इसको बोलेंगे टेक्स्ट एम्बेडिंग्स। ठीक है, टेक्स्ट एनकोडिंग नहीं, टेक्स्ट एनकोडिंग तो वो प्रोसेस है। ठीक है, टेक्स्ट एनकोडिंग प्रोसेस है जो टेक्स्ट एनकोडर करता है, इसको बोलेंगे टेक्स्ट एम्बेडिंग। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एम्बेडिंग। तो क्या हुआ, मैंने अपलोड किया था इमेज और प्लस उसके साथ एक टेक्स्ट भी दिया था कि डिस्क्राइब दिस इमेज। डिस्क्राइब दिस इमेज को टेक्स्ट एनकोडर ने टेक्स्ट एम्बेडिंग बना दिया, और इमेज जो अपलोड किया था उसको इमेज एनकोडर ने इमेज एम्बेडिंग्स बना दिया। इमेज एनकोडर्स मतलब विजुअल एनकोडर्स। ठीक है, मैंने बता दिया है कि दोनों मतलब इंटरनली दोनों सेम है। ठीक है, तो इमेज एम्बेडिंग्स बन गया, टेक्स्ट एम्बेडिंग्स बन गया, मतलब दोनों अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो दोनों एम्बेडिंग्स बना था ना, अब ये क्या होगा, ये एक जगह में आके इकट्ठा हो जाएंगे, कॉमन स्पेस। सपोज मान लो एक मेरे पास एक ऐसा कॉमन स्पेस है। ठीक है, कॉमन स्पेस, इसको कॉमन वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, सारे एम्बेडिंग्स एक साथ स्टोर होंगे। ठीक है, मतलब जितना अलग अलग प्रोसेस हो रहे थे, राइट। इमेज को इमेज एनकोडर ने इमेज एम्बेडिंग्स बना दिया था और टेक्स्ट एनकोडर ने टेक्स्ट एम्बेडिंग्स बना दिया था। अब क्या हुआ, सारे एम्बेडिंग्स एक जगह आके इकट्ठे होंगे। ठीक है, ये एक कॉमन वेक्टर स्पेस में आके इकट्ठा हो गया, तो इसको बोलते हैं शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस। शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस। लास्ट में मैं इसको डायग्राम बना के अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं ऐसा ही बना रहा हूँ, मैं एक अच्छे से डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंटरनली सब कुछ हो रहा है। अभी के लिए बस ऐसा ही समझ लो। इसका नाम क्या है, शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस। किसका नाम है, ये जो स्पेस है, जो कॉमन स्पेस है, जहाँ पे सारे एम्बेडिंग्स आके मतलब मिल गए, मतलब एक जगह पे आके स्टोर हो गए। मतलब ऐसा मान लो एक कॉमन स्पेस है जहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। मतलब ऐसा समझ लो, मतलब दो रिवर है। ठीक है, दो रिवर अलग अलग जगह से निकलते हैं, लेकिन लास्ट में वो क्या करते हैं, एक जगह पे जाके मिल जाते हैं ओशन में। ठीक है, समुद्र में जाके एक जगह पे वो मिल जाते हैं। तो वो जो मिल जाए ना, उसको मान लो वो कॉमन वेक्टर स्पेस है, जिसको बोलते हैं शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस। तो शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस में क्या हो रहा है, जितने भी सारे एम्बेडिंग्स बने थे, अलग अलग एम्बेडिंग्स बने थे एनकोडर्स के द्वारा, तो वो सारे एक जगह में आके मिल गए। तो उसको हम कह रहे हैं शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस। अब तो मिल तो गए, लेकिन अब उसका मीनिंग कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि सारे एम्बेडिंग्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, इसको बोलते हैं फ्यूजन लेयर भी, मतलब इसको फ्यूजन लेयर भी बोलेंगे, क्योंकि ये जो फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, तो इसीलिए ये कहाँ पे होता है, ये फ्यूजन लेयर में होता है। फ्यूजन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस में क्या हुआ, सारे एम्बेडिंग्स एक जगह पे स्टोर हो गए, लेकिन उसका मीनिंग भी तो फाइंड आउट करना है। मैंने पूछा था डिस्क्राइब दिस इमेज, तो उस इमेज में हो क्या रहा है एक्चुअली में, तो वो मीनिंग फाइंड आउट कहाँ पे हो रहा है, वो फ्यूजन लेयर में हो रहा है। फ्यूजन लेयर में एलएलएम डिसाइड करता है कि अच्छा इमेज में, सपोज मान लो इमेज में ऐसा हो रहा है कि कुछ मतलब मान लो कोई एनिमल भाग रहा है, मतलब डॉग इज रनिंग, तो वो यहाँ पे डिसाइड होगा। तो इस फ्यूजन लेयर में आउटपुट डिसाइड होगा कि डॉग इज रनिंग, ऐसा। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये फ्यूजन लेयर में हो रहा है। ठीक है, तो मतलब शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस में क्या हुआ, शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस में सारे एम्बेडिंग्स एक जगह पे इकट्ठा हो गए। उसके बाद उसका जो मीनिंग फाइंड आउट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, फ्यूजन लेयर में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। मतलब फ्यूजन लेयर पे जो काम हो रहा है उसी को बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन लेयर में जस्ट पहले क्या हुआ था, शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस। शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस पे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, मतलब मीनिंग फाइंड आउट हुआ। अगर मैंने कोई इमेज अपलोड किया और मैंने बोला कि इस इमेज में डॉग क्या कर रहा है, अगर मान लो उस इमेज में डॉग दौड़ रहा है, तो वो यहाँ पे फाइंड आउट होगा, फ्यूजन लेयर में उसका मीनिंग फाइंड आउट होगा, मतलब यहाँ पे डिसाइड होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन लेयर। मतलब एक एक करके मैं फिर से बता रहा हूँ क्या हुआ। मैंने एक इमेज अपलोड करा था, मतलब मल्टीमॉडल एआई को दिया था, मतलब ये मल्टीमॉडल का पाइपलाइन है। ठीक है, तो इंटरनली कैसे काम हो रहा है, क्योंकि मैंने तो दो अलग अलग इनपुट दिया था, इमेज एक अलग तरह की इनपुट है, टेक्स्ट भी एक अलग तरह की इनपुट है, तो एलएलएम इसको इंटरनली प्रोसेस कैसे कर रहा है। तो एलएलएम प्रोसेस करने से पहले भी और बहुत कुछ होता है।
बहुत कुछ कौन कौन करता है, ये जो सारे एनकोडर्स बैठे हैं, टेक्स्ट एनकोडर, विजुअल एनकोडर, ऑडियो एनकोडर, ये बहुत सारे के एनकोडर्स होते हैं, राइट। टेक्स्ट एनकोडर के बारे में तो हम बहुत पहले से ही बात कर चुके थे, जब सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट देते थे, आपको पता होगा, राइट। टोकनाइजेशन प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस यही है, यही सब करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम मल्टी मॉडल के लिए देख रहे हैं कि मल्टी मॉडल में कैसे होगा ये सारे प्रोसेस। तो मल्टी मॉडल में कैसे होगा, मल्टीपल एनकोडर्स होते हैं, मल्टीपल डाटा टाइप्स जो होगा वो मल्टीपल एनकोडर्स के हिसाब से बांट जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इमेज एक दिया था और एक टेक्स्ट दिया था, तो क्या होगा, टेक्स्ट चला जाएगा टेक्स्ट एनकोडर के पास, इमेज चला जाएगा इमेज एनकोडर के पास। तो इमेज एनकोडर क्या करेगा, उस इमेज को चंक्स में डिवाइड करेगा, डिवाइड करके उसका एक एम्बेडिंग्स बनाएगा जिसको बोलते हैं इमेज एम्बेडिंग्स। तो उसके बाद टेक्स्ट एनकोडर क्या करेगा, उसका एक एम्बेडिंग्स बनाएगा, जो टेक्स्ट मैंने दिया था कि डिस्क्राइब दिस इमेज, जो भी मैंने टेक्स्ट दिया था, जो भी मैं टेक्स्ट बोलूंगा वो उसको टेक्स्ट एम्बेडिंग में बनाएगा। अगर मान लो मैंने कोई ऑडियो देता तो क्या बनता उसका, ऑडियो का ऑडियो एम्बेडिंग्स बनता, कौन बनाता, ऑडियो एनकोडर। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता तो क्या बनता, वीडियो का क्या बनता, वीडियो का वीडियो एम्बेडिंग्स, कौन बनाता, वीडियो एनकोडर, ठीक है। तो ये सारे नाम से तो आपको पता लग गया कि कौन ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इमेज एनकोडर ने इमेज एम्बेडिंग्स बना दिया और टेक्स्ट एनकोडर ने टेक्स्ट एम्बेडिंग्स बना दिया। अब एम्बेडिंग्स तो बन गया, उसके बाद क्या होगा, वो क्या होगा, वो एक क्या करेंगे, एक कॉमन वेक्टर स्पेस में आके स्टोर होंगे। मतलब ऐसा ही कुछ मान लो, एक इमेजिनेशन करो कि वो कॉमन वेक्टर स्पेस में आके आसपास रहेंगे सब। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस, क्योंकि यहाँ पे सारे अलग अलग थे, वो सारे अलग अलग एनकोडर से प्रोसेस हो रहे थे और अलग अलग एनकोडर्स उनको स्टोर करके रखा था। अब क्या हुआ, कॉमन वेक्टर स्पेस में सब आके एक साथ मिल गए, ठीक है। अब मिल तो गए, लेकिन मीनिंग कैसे फाइंड आउट होगा, किसका क्या मतलब है, वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो फाइंड आउट होगा फ्यूजन लेयर में। तो फ्यूजन लेयर में क्या होगा, उसका जो मीनिंग, मतलब पहले तो मिल तो गए थे शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस में एक दूसरे के साथ, लेकिन फ्यूजन लेयर में डिसाइड होगा कि डॉग इज रनिंग या जो भी है, एक किड इज प्लेइंग, जो भी है वो फ्यूजन लेयर में ही डिसाइड होगा। तो उसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। तो ये इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं, मतलब इंटरव्यू में तो ये बार बार पूछते हैं कि मल्टी मॉडल जो एआई है उसका पाइपलाइन समझो, तो आपको ऐसे ही बताना है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस क्या है, तो शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस क्या है, शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस एक कॉमन वेक्टर स्पेस है जहाँ पे सारे एम्बेडिंग्स आके स्टोर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्यूजन लेयर क्या है, फ्यूजन लेयर कब आता है, शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस के बाद फ्यूजन लेयर आता है। फ्यूजन लेयर में फ्यूजन प्रोसेस होता है जहाँ पे मीनिंग फाइंड आउट होता है, कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट होता है, राइट। टेक्निकल टर्म में आप ऐसा बोल सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट होता है, तो वो बेसिकली किस में होता है, वो फ्यूजन लेयर में होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करेगा, उसके बाद एलएलएम है, एलएलएम उसको फिर आउटपुट देगा, एलएलएम आपको आउटपुट देगा, जो भी आउटपुट, मतलब मैंने पूछा था कि डिस्क्राइब दिस इमेज, तो उस इमेज में जो कुछ भी हो रहा होगा वो एलएलएम फिर यहाँ पे एज ए आउटपुट आपको दिखाएगा। तो ये सारे प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछता है कि हम, अगर मान लो कोई मैंने इमेज दिया तो वो कैसे प्रोसेस होगा इंटरनली, तो इंटरनली ऐसे प्रोसेस होगा, ठीक है। बहुत सारे एनकोडर्स होते हैं जो एलएलएम के बाहर बैठे हैं, वो एलएलएम को जाने से पहले वो सारे काम करके आपको फिर एलएलएम को देगा, एलएलएम के पास डायरेक्ट, क्योंकि एलएलएम को डायरेक्ट इमेज समझ में नहीं आएगा। हमने बहुत पहले से स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर्स में भी बोला था कि जो एलएलएम होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टोकन समझता है। तो मैंने तो यहाँ पे तो इमेज डाल दिया, तो फिर इमेज क्या होगा, मतलब इमेज इंटरनली एनकोडर्स के द्वारा डिवाइड होकर मतलब एलएलएम के फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद जाके एलएलएम के पास जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक ओवरव्यू था मल्टी मॉडल एआई का, जो पाइपलाइन है मैंने बता दिया। तो आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। और मल्टी मॉडल एआई का एग्जांपल क्या है, आज के जो जमाने पे जो चैट जीपीटी है, वो एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी को हम बहुत तरह की इनपुट हम दे सकते हैं। जो जेमिनी भी है, मतलब आज के टाइम पे जो एलएलएम मॉडल है, सारे के सारे जो एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन है, जेमिनी हो या जो भी है मतलब मार्केट में, तो वो सारे के सारे मल्टी मॉडल एआई को ही सपोर्ट करता है। लेकिन जब वो सारे इंट्रोड्यूस हुए थे, मतलब चैट जीपीटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तब उसमें मल्टी मॉडल एआई फीचर था नहीं। और हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स करके देखे उसमें भी मल्टी मॉडल एआई का कोई मतलब है नहीं। हम ये जो क्वेश्चन है, इसको, ये जेमिनी का क्वेश्चन है, इसको मैं इमेज पास नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ इनपुट को लेता है। या फिर कोई भी एप्लीकेशन मैंने जितना भी यहाँ पे करके आपको दिखाया था, ये सब के सब क्या है, यूनी मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। तो ये टेक्स्ट बेस्ड एआई है, ठीक है। तो इसको इमेज कैसे पास करेंगे, प्रैक्टिकल तो हम देखा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल को जाने से पहले मैंने बताया कि इंटरनली ये कैसे काम करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, उसमें मैं बताऊंगा हम कैसे इमेज के साथ हैंडल करेंगे। हम 3 चीज़ देखेंगे बेसिकली, एक हो गया इमेज और ऑडियो, और टेक्स्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टेक्स्ट के ऊपर तो कोई मतलब इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ भी बनेगा, ठीक है। तो ये हम एक एक करके देखेंगे। तो अभी बस ये थियोरेटिकल डिस्कशन था। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर फिर भी कोई डाउट है देन आपको पता होगा कि आप सिंपली कमेंट में बता सकते हो कि मैं फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये था बस आज के लिए इतनी। हाँ, मैंने बोला था कि एक डायग्राम करके आपको दिखा दूंगा, तो आप उस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। वो मल्टी मॉडल पाइपलाइन का एक डायग्राम होगा, तो मैं पहले उस डायग्राम में लेकर जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने जो कुछ भी समझाया है उसको एक डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है यहाँ पे। तो आप इसका इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये बेसिकली एक मल्टी मॉडल जो एआई है उसका एक पाइपलाइन है, ठीक है। तो मैंने जो कुछ भी समझाया है उसको बस ऐसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यूजर एक इमेज और उसके साथ साथ एक टेक्स्ट अपलोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1, तो यहाँ पे बेसिकली यूजर का इनपुट है। तो इनपुट होने के बाद मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि वो एनकोडर जो है, एक जो डिफरेंट एनकोडर है, इमेज एनकोडर हो या फिर वीडियो टेक्स्ट, वो सारे उनके हिसाब से फिर काम करेगा। मतलब इमेज जाएगा इमेज एनकोडर के पास,
और टेक्स्ट जाएगा टेक्स्ट एनकोडर के पास। ठीक है, तो सेपरेट सेपरेट जो एनकोडर्स है वो सेपरेट सेपरेट इनपुट को प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो सारे एनकोडर्स क्या करेंगे, उनका एम्बेडिंग्स बनाएंगे। ठीक है, तो विजन एनकोडर जो था उसने क्या करा, वो इमेज एम्बेडिंग बना दिया। उसके बाद टेक्स्ट एनकोडर जो था उसने क्या करा, उसने टेक्स्ट एम्बेडिंग्स बना दिया। और मैंने क्या बोला था, एक बार एम्बेडिंग्स बन जाएगा उसके बाद वो जो सारे एम्बेडिंग्स थे वो एक जगह पे इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस में। ठीक है, तो इस जो ये जो कॉमन वेक्टर स्पेस है वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारे एम्बेडिंग्स आके स्टोर होंगे। और स्टोर तो हो गया, एक जगह पे तो आके मिल गया, लेकिन उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट होगा। कैसे होगा, वो होगा फ्यूजन लेयर में। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली फ्यूजन प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक है व्हाट इज शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस और दूसरा है व्हाट इज फ्यूजन। फ्यूजन ये है, ये वाला प्रोसेस को फ्यूजन वाला बोलते हैं, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट होता है, मतलब जो कि शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस के बाद आता है। और शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस में क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट एम्बेडिंग्स बन चुका था वो एक जगह पे आके मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद फ्यूजन लेयर में क्या होता है, फ्यूजन लेयर में उसका कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट होता है। और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में बताया भी है कि फ्यूजन लेयर कॉम्बाइंस दीज एम्बेडिंग्स अलाउइंग द मॉडल टू अंडरस्टैंड ऑल द इनपुट्स। जो सारे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स था अब उसका मतलब समझना होगा एलएलएम को। और शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस के बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, कि शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस अलाइंस एम्बेडिंग्स फ्रॉम डिफरेंट मॉडलिटीज। डिफरेंट मॉडलिटीज मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज कौन कौन सा है, इमेज और टेक्स्ट। इस पॉइंट में तो इमेज और टेक्स्ट है, लेकिन अलग मॉडल भी हो सकता है। मतलब अगर मान लो मैंने कुछ ऑडियो दिया तो उस हिसाब से क्या होगा, ऑडियो एम्बेडिंग्स आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट मॉडल इज इनटू ए कॉमन वेक्टर स्पेस, मतलब एक जगह पे ये जो कॉमन वेक्टर स्पेस मतलब क्या है, यही है शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस। तो यहाँ पे सारे एम्बेडिंग्स जो बन चुके थे वो आके शेयर्ड एम्बेडिंग स्पेस में एक साथ मिल गए। उसके बाद उसका मतलब फाइंड आउट होगा, वो कहाँ पे होगा, वो फ्यूजन लेयर पे होगा, जो कि एलएलएम के अंदर बैठा है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस एलएलएम के अंदर होगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा पाइपलाइन है जो मल्टी मॉडल एआई का। तो ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछते हैं इंटरव्यूअर कि मल्टी मॉडल जो एआई है उसका पाइपलाइन समझाओ, तो आपको ऐसे ही समझाना है। ठीक है, अगर आप ऐसे समझा दिए तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, मतलब उसको समझ में आ जाएगी कि आपको मल्टी मॉडल एआई का जो पाइपलाइन है उसके बारे में अच्छे से आपको पता है। ठीक है, तो ये बस एक थियोरेटिकल डिस्कशन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल भी देखना है कि कैसे मल्टी मॉडल एआई में प्रैक्टिकल करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं मेरे चैनल को। मैं जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।